प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संगठन के सिद्धांत अध्याय में समन्वय सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार प्रत्यायोजन, पद सोपान, आदेश की एकता, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, इन सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था, वो जो संगठन के सिद्धांत हैं, इसी प्रकार समन्वय भी संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। समन्वय संगठन के विविध कार्यों अर्थात संगठन में जितने प्रकार के कार्य या प्रक्रियाएं होते हैं जो अपनाई जाती हैं, समन्वय संगठन के विविध कार्यों, व्यवस्थाओं और गतिविधियों में एकता और समरसता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। समन्वय संगठन में सहयोग और टीम भावना लाता है तथा संघर्षों एवं दोहराव को रोकता है। समन्वय का सीधा साधा जो अर्थ है वह है तालमेल से। काम सहयोग पूर्वक, आपसी समझदारी, तालमेल से किए जाएं। किसी कार्य का दोहराव ना हो, एक ही कार्य दो व्यक्तियों द्वारा ना किया जाए। समन्वय में आपसी झगड़े और संघर्ष ना हो और संगठन में समरसता बनी रहे, एकता बनी रहे, एकरूपता बनी रहे। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो सिद्धांत पालन किया जाता है या जिस सिद्धांत को अपनाया जाता है वो समन्वय नामक सिद्धांत होता है। मूने ने इसे संगठन का प्रथम सिद्धांत कहा है कि भाई समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है और सभी सिद्धांत इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अन्य सिद्धांत स्वतः ही इसके अंतर्गत आ जाएंगे अगर समन्वय के सिद्धांत का पालन किया जाए। न्यूमैन के अनुसार समन्वय कोई पृथक क्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जो प्रशासन के सभी चरणों में रही है। समन्वय संगठन को एक रूपता प्रदान करता है। हेनरी फ्योल ने समन्वय को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना, अर्थात समन्वय एक ऐसा कार्य है जो प्रबंध के द्वारा किया जाता है, प्रबंधक के द्वारा किया जाता है और उसके द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। फ्योल के अनुसार समन्वय का आशय एक संगठन की क्रियाओं में एक रूपता लाना है। संगठन में जो भी क्रियाएं संपादित की जा रही हैं उनमें एक रूपता हो, उनमें विविधता नहीं हो, ताकि संगठन सफलतापूर्वक कार्य कर सके। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यों, प्रक्रियाओं और व्यक्तियों में तालमेल स्थापित करना पड़ता है, सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, जिसे समन्वय कहा जाता है। समन्वय का अर्थ सामान्य अर्थ में संगठन या व्यक्तियों में तालमेल बैठाना समन्वय होता है। समन्वय प्रयत्नों की एक व्यवस्थित समकालिकता है। व्यवस्थित समकालिकता का मतलब है समकालिकता अर्थात प्रयत्न एक ही समय पर किए जाएं, जिसके द्वारा किसी कार्य को करने का उचित समय, उचित निर्देशन और परिणाम प्राप्त होता है। साधारणतः समन्वय का अर्थ ऐसी व्यवस्था से होता है जो किसी संगठन के सभी हिस्से इस व्यवस्था में संगठन के किसी सब इसे दोबारा सुने। समन्वय का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है कि किसी संगठन के सभी हिस्से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बिना कार्यों को दोहराए और आपस में बिना टकराए एक साथ कदम मिलाते हुए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। वह है समन्वय। अर्थात संगठन के जितने हिस्से हैं वो सभी हिस्से और एक कोई निर्धारित जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हों। जब वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें तो किसी भी कार्य का दोहराव नहीं हो कि एक ही कार्य को सभी व्यक्ति कर रहे हों और किसी के प्रयास आपस में टकराए नहीं कि एक का कार्य दूसरे के कार्य में बाधा बने। तो इस प्रकार जब कदम मिलाते हुए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा जाता है तो उस व्यवस्था को समन्वय कहा जाता है। समन्वय संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों की पुनरावृत्ति के बिना व्यक्तियों और इकाइयों के मध्य तालमेल है। अर्थात उद्देश्य को प्राप्त करना है लेकिन कार्य का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, कार्यों को बार बार नहीं किया जाना है कि उसी कार्य को सभी व्यक्ति कर रहे हों। जितने हिस्से हैं संगठन के सभी हिस्से मिलकर कार्य करें, कार्यों का दोहराव ना हो, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें, किसी के प्रयास आपस में नहीं टकराएं। इस प्रकार का तालमेल
समन्वय कहलाता है। समन्वय की परिभाषा मूने ने कहा है, समन्वय साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयत्नों का एक क्रमिक प्रबंधन है। अर्थात जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो संगठन के उद्देश्य हैं या किसी समूह के जो साझा उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जब सामूहिक प्रयत्न किए जाएंगे, उनका प्रबंधन करना वो समन्वय है। चार्ल्स वर्थ ने कहा है, समन्वय का अर्थ है विभिन्न भागों का एक व्यवस्थित रूप में एकीकरण, ताकि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। सैकलर हडसन ने कहा है, समन्वय कार्य के विभिन्न भागों को परस्पर संबद्ध करना ही सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हेनरी फेयोल, समन्वय किसी संगठन की सभी क्रियाओं में समरसता स्थापित करता है ताकि इसका कार्य सुविधाजनक ढंग से सफलतापूर्वक चलता रहे। न्यूमैन ने कहा है, समन्वय प्रयासों में क्रमिक समकालिकता है। जो प्रयास किए जाएं एक समान समय पर और क्रमानुसार किए जाएं, उनमें दोहराव नहीं हो। मैरी पार्कर फोलेट, उन्होंने कहा है, समन्वय किसी भी स्थिति में सभी तत्वों का पारस्परिक संबंध है। सभी तत्व या सभी प्रयास आपस में संबंधित होने चाहिए, तब वह समन्वय है। एल डी वाइट का कहना है कि समन्वय वह प्रक्रिया है जिसमें पृथक तत्वों का संकेंद्रीकरण जटिल शक्तियों में किया जाता है। जो पृथक पृथक तत्व हैं उनको संकेंद्रित कर दिया जाता है, वह एक प्रक्रिया है समन्वय। समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व। समन्वय की आवश्यकता को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि समन्वय क्या है और ये सहयोग से क्यों भिन्न है। जैसे किसी परिवार में एक बच्चे को सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़नी थी और 5 बजे की ट्रेन पकड़ के उसे किसी दूसरी जगह जाना था। सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए उसने अपनी घड़ी में 4 बजे का अलार्म भर दिया कि मैं 4 बजे जागूंगा और मेरे घर से स्टेशन की दूरी 30 मिनट की है। 4:30 बजे घर से चल दूंगा, 5 बजे स्टेशन पहुंच जाऊंगा और 4 से 4:30 के बीच में मैं अपना कोई फ्रेश वगैरह हो लूँगा। उसने अपनी घड़ी में 4 बजे का अलार्म भर दिया। उस बच्चे की माँ ने सोचा कि ये सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ेगा तो इसको सुबह थोड़ा जल्दी जागना चाहिए। अब जल्दी जागने के लिए तो बेटे ने पहले अलार्म सेट कर दिया। अब माँ गई, माँ ने फिर उस अलार्म को 1 घंटा और पहले कर दिया। उसने 3 बजे का अलार्म कर दिया कि सुबह जल्दी जाग जाएगा और समय से पहुंच जाएगा। उसके पिताजी आए, वो सोचते सोचते कि भाई सुबह जल्दी जाएगा तो उसको सुबह समय से जागना चाहिए जिससे समय से स्टेशन पहुंच जाए। उन्होंने अलार्म को और 1 घंटे जल्दी कर दिया। अब जिस व्यक्ति को 4 बजे जागना था वो रात को 2 बजे ही जाग गया। उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई, ना तो वो रात को ढंग से सो सका, चिड़चिड़ा रहा। इस प्रक्रिया के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि माँ बाप ने बच्चे का सहयोग तो किया कि वह समय से स्टेशन पहुंचे, लेकिन तीनों के कार्यों में तालमेल नहीं था। तीनों को एक दूसरे के प्रयासों की जानकारी नहीं थी, तीनों ने प्रयासों का दोहराव किया। तो जहां प्रयासों में दोहराव आता है इसका मतलब वहाँ समन्वय की कमी है और समन्वय की वहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब हम पढ़ते हैं समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व। पहली आवश्यकता है समन्वय संघर्ष और झगड़ों को दूर करता है। किसी भी संगठन में विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के बीच टकराव और संघर्ष उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। तो ऐसे विवाद और संघर्षों को समाधान करने के लिए समन्वय जरूरी होता है। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के कर्मचारी और इकाइयों के मध्य समन्वय की आवश्यकता होती है। बढ़ता विशेषीकरण।
जब विशेषीकरण बढ़ता है तब निर्णयों की अधिकता बढ़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कार्य का स्पेशलिस्ट होता है और उस कार्य के बारे में, उस कार्य की प्रक्रिया के बारे में वह अधिक समझता है। इससे संघर्ष उत्पन्न होता है। विशेषीकरण के कारण संकुचित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा जो मानना है वो ज़्यादा सही है क्योंकि मैं इस कार्य का स्पेशलिस्ट हूँ। इससे संकुचित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। तो संगठन के व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संकुचित दृष्टिकोण हानिकारक होता है। अतः संगठन की विशेषीकृत इकाइयों को व्यक्तिगत लक्ष्यों की अपेक्षा विस्तृत व्यू रचना की आवश्यकता होती है, जिसे समन्वय से ही प्राप्त किया जा सकता है। दोहराव एवं बतराव को रोकना। संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दूसरों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ज्ञान या जानकारी नहीं होती, क्योंकि संगठन में विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, संगठन के बहुत सारे भाग होते हैं और हर भाग अपने कार्य को महत्वपूर्ण समझता है और वो दूसरे भाग या दूसरी इकाई द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में नहीं जानता, और वह स्वयं ऐसे कार्य करने लग जाता है जो पहले ही किसी कर्मचारी के द्वारा किए जा चुके हों या कोई दूसरा कर्मचारी उस कार्य को कर रहा हो। इससे संगठन में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती। साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना। संगठन की इकाइयां अधिकार लिप्सा की भावना से ग्रसित रहती हैं। हर इकाई या हर व्यक्ति ये चाहता है मुझे अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएं। समन्वय वह तकनीक है जिसके माध्यम से सभी इकाइयों के बीच तालमेल बिठाया जाता है। संगठन में सहयोग की भावना स्थापित करना। कोई संगठन कितना ही अच्छा हो या कितना ही कार्यकुशल हो, वह अपने उद्देश्यों को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उस संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों में सहयोग की भावना नहीं पाई जाए। अतः संगठन के अधिकारी और कर्मचारियों में समन्वय के द्वारा सहयोग की भावना पैदा की जाती है। संगठन के कार्यों में क्रमबद्धता लाना। संगठन में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं और कौन सा कार्य पहले किया जाएगा, कौन सा कार्य बाद में किया जाएगा, अतः इस प्रकार का निर्धारण अर्थात कार्यों में क्रमबद्धता लाने का कार्य समन्वय के द्वारा ही किया जा सकता है। संगठन में उच्च कार्यकुशलता लाना। समन्वय के द्वारा संगठन की गतिविधियों में और प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है और इस सामंजस्य से संगठन की कार्यकुशलता प्रभावित होती है। समन्वय के अभाव में कार्यों को संपन्न करने में विलंब होता है, उससे कार्यकुशलता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। अब हम अध्ययन करते हैं समन्वय के प्रकार। समन्वय कितने प्रकार का होता है? सामान्यतः समन्वय 3 प्रकार का होता है। आंतरिक एवं बाह्य समन्वय। आंतरिक समन्वय का तात्पर्य है संगठन की जो इकाइयां हैं या संगठन की जो शाखाएं हैं उनके बीच में समन्वय। संगठन के अंदर वैयक्तिक गतिविधियों को आंतरिक समन्वय कहा जाता है। इसे अंतः संगठनात्मक या कार्यात्मक समन्वय भी कहते हैं, जो संगठन की आंतरिक गतिविधियों में या आंतरिक इकाइयों में, संगठन के आंतरिक भागों में जो समन्वय है। बाह्य समन्वय का मतलब है संगठन का लोकमत से या हित समूह और दबाव समूह जो बाहरी तत्व हैं, जो पर्यावरण के या परिवेश के, संगठन का जो बाह्य परिवेश है उसमें जो बाहरी तत्व हैं जो संगठन को प्रभावित करते हैं, उनसे समन्वय स्थापित करना, वह बाहरी समन्वय होता है। लंबवत एवं समतल समन्वय। पद सोपान में ऊपर से नीचे की ओर पदों के विभिन्न स्तर होते हैं, उनके बीच में जो समन्वय स्थापित किया जाता है वह लंबवत समन्वय होता है। इसमें आदेश की श्रृंखला उच्च इकाई से निम्न इकाई के बीच में प्रवाहित होती है, वह लंबवत समन्वय होता है। इस प्रकार के समन्वय में पद सोपान और सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान होता है और लंबवत समन्वय को ऊर्ध्वाधर समन्वय भी कहते हैं।
जबकि समतल जो समन्वय है या उसको क्षैतिजिक समन्वय भी कहते हैं, संगठन के दो समांतर विभागों में जो समान स्तर के हैं उनके बीच में समन्वय किया जाता है। क्षैतिजिक समन्वय संगठन के क्षैतिज विस्तारण में किया जाता है, अर्थात संगठन का जहाँ फैलाव होता है। प्रक्रियात्मक और मौलिक समन्वय, ये जो प्रकार है हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया। प्रक्रियात्मक समन्वय का तात्पर्य है संगठन की संरचना में, संगठन की प्रक्रियाओं में, संगठन के नियम और कार्यों में जो समन्वय स्थापित किया जाता है। और मौलिक समन्वय जो संगठन के जो कार्य हैं उनकी अंतर्वस्तु से संबंधित है। यह संगठन की गतिविधियों से संबंधित होता है। समन्वय की विधियां या समन्वय की तकनीकें, पहली विधि है नियोजन के द्वारा समन्वय। जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसको कार्य को करने से पहले सबसे पहले योजना बनाई जाती है, और योजना बनाकर हम आसानी से कार्य या कार्यक्रम के बारे में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। संगठन के द्वारा समन्वय, जो भी योजना बनाई जाएगी, जो भी कार्य किए जाएंगे वो संगठन के द्वारा किए जाते हैं। तो संगठन के कार्यों को, संगठन की गतिविधि या संगठन के उद्देश्यों को अगर अच्छी तरह परिभाषित कर दिया जाए तो बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। सम्मेलन तथा संगोष्ठियों द्वारा समन्वय, राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर चाहे जिला स्तर पर जो सम्मेलन संगोष्ठी आयोजित होते हैं, जैसे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिवों का सम्मेलन बुलाया जाता है, जैसे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विभागों के सचिवों का सम्मेलन बुलाया जाता है, या जिला कलेक्टरों का सम्मेलन बुलाया जाता है, एसपी जो जिला पुलिस अधिकारी हैं उनका सम्मेलन बुलाया जाता है, तो इससे समन्वय स्थापित होता है। पद सोपान के द्वारा समन्वय, पद सोपान व्यवस्था में सत्ता का लंबवत विस्तार होता है, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर। इसमें आदेश की एकता, पद सोपान का सिद्धांत, उत्तरदायित्व के सिद्धांत ये कार्य करते हैं। तो इस विधि में भी उचित समन्वय स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि उच्च अधिकारी अपने से अधीनस्थों के कार्यों को और प्रक्रियाओं को नियंत्रित और निर्देशित करता है। नियंत्रण के द्वारा समन्वय, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, प्रतिवेदन और फीडबैक ये प्रक्रियाएं या पद्धति हैं, इनके द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। क्योंकि जो उच्च अधिकारी है वो अपने से अधीनस्थ अधिकारियों का पर्यवेक्षण करेगा, उनकी गतिविधियों को देखेगा, निरीक्षण करेगा, उनसे प्रतिवेदन मांगेगा या फीडबैक प्राप्त करेगा कि भाई जो योजना लागू की जा रही है उसके ऊपर क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। तो इससे समन्वय स्थापित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा समन्वय, सरकार के जितने भी मंत्रालय होते हैं वो अपनी वित्त संबंधी मांगें वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं, और इन प्रशासनिक मंत्रालयों की मांगों में अगर किसी प्रकार का कोई टकराव होता है तो वित्त मंत्रालय उन पर अंकुश लगाकर समन्वय स्थापित करता है। निर्देशन के द्वारा समन्वय, मुख्य कार्यपालिका निर्देशन के द्वारा पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, संचार के साधन इनका संगठन में बेहतर प्रयोग करके समन्वय को स्थापित करती है। अर्थात उच्च स्तर की कोई इकाई हो या उच्च स्तर का अधिकारी हो, अपने से अधीनस्थों को निर्देश देकर समन्वय स्थापित कर सकता है। केंद्रीकृत गृहपालन सेवाओं द्वारा समन्वय, हमने जैसे सूत्र और स्टाफ उपकरण पढ़े थे, तो तीसरे प्रकार के उपकरण जो सहायक उपकरण थे जो गृहपालन सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके द्वारा भी समन्वय स्थापित किया जाता है। जैसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, उनके द्वारा लेखे रखने, किस प्रकार से लेखे रखे जाएंगे, व्यय का लेखा अलग, आय का अलग, फिर उनको समयबद्ध तरीके से प्रतिमाह एकत्रित संकलित करके अपने से उच्च लेखा अधिकारियों को पहुंचाना, इनके द्वारा भी समन्वय स्थापित किया जाता है। तो जैसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, आपूर्ति महानिदेशालय जो विभिन्न साजो सामान की या जो कार्यालयों के लिए जो सामान की आवश्यकता होती है उनकी आपूर्ति करता है।
सार्वजनिक निर्माण विभाग जो भवन निर्माण और सड़क निर्माण से संबंधित होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग जो कार्मिकों की भर्ती जिनके द्वारा ली जाती है, तो इनके द्वारा भी समन्वय स्थापित किया जाता है। ये केंद्रीकृत गृहपालन सेवाओं के कुछ सहायक उपकरण हैं। मानकीकरण द्वारा समन्वय, मानकीकरण अर्थात ऐसे नॉर्म्स बना दिए जाएं, ऐसे मानक निर्धारित कर दिए जाएं जिनका पालन अवश्यंभावी हो, तो उनके द्वारा भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कुछ निश्चित मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं जो प्रभावकारी समन्वय स्थापित करने में सहायक होते हैं। मानकों के निर्धारण से नियमों में एकरूपता आती है, कार्यों की नियमावली स्पष्ट हो जाती है और कार्यों का सरलीकरण भी हो जाता है। संचार के साधनों द्वारा समन्वय, संचार के साधनों के माध्यम से एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से या एक कार्यालय दूसरे कार्यालय से जुड़ जाता है और वो अपनी जो समस्याएं हैं या जो अपना संदेश है उसको लिखित या अलिखित माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। अपनी सूचनाओं को, अपनी आज्ञाओं को, अपने निर्देशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, जिससे समय रहते निर्णय लिए जा सकते हैं, समय रहते गतिविधियों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। समन्वय की बाधाएं, समन्वय की सबसे पहली बाधा है संगठन का विशाल आकार। अगर कोई संगठन आकार में बड़ा है तो उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संपादित हो रही होंगी और जितनी अधिक गतिविधियां होंगी, जितना बड़ा आकार संगठन का होगा, समन्वय स्थापित करने में उतनी अधिक परेशानी आएगी। ज्ञान एवं अनुभव की कमी, अगर नेतृत्व में ज्ञान की, बुद्धिमानी और अनुभव की कमी है तब भी समन्वय स्थापित करने में परेशानी आती है। विशेषीकरण, विशेषीकरण प्रक्रिया में विशेषज्ञ जो होता है वो केवल अपने कार्यों तक ही सीमित रहता है, उसका दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है और वो संगठन के अन्य कार्यों की जानकारी नहीं रखता। ये भी समन्वय में एक बाधक तत्व है। भौगोलिक दूरी, अगर संगठन की जो इकाइयां हैं बहुत दूर दूर स्थित हैं, जैसे हमने नियंत्रण के क्षेत्र में पढ़ा था, अगर संगठन की इकाइयां दूर दूर फैली हुई हैं तब भी समन्वय स्थापित करने में बाधा आती है। संचार साधनों की समस्या या संचार साधनों का अभाव, अगर संचार व्यवस्था कमजोर है तब भी समन्वय किया जाना असंभव होता है। नेतृत्व के गुणों का अभाव, जो व्यक्ति समन्वय करेगा अगर उसमें ऐसे गुणों का अभाव है, उसको समन्वय के पद्धतियों का नहीं पता या पद्धतियों को प्रयुक्त कर पाने में अक्षम है, उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं है, तब भी समन्वय स्थापित करने में परेशानी आएगी। राजनीतिक हस्तक्षेप, संगठन अपनी नीति और कार्यों को राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते परिवर्तित करते रहते हैं। जब नीतियां या कार्यक्रम राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो संगठन में असमंजसता की स्थिति बन जाती है कि करना क्या है, संगठन के उद्देश्य क्या है, किस दिशा में जाना है। इस असमंजस की स्थिति में भी समन्वय में बाधा आती है। योग्यता एवं दक्षता की कमी, संगठन में जो भी कार्मिक कार्य कर रहे हैं, उच्च स्तर वाले या अधीनस्थ स्तर वाले, अगर उनमें योग्यता और दक्षता में कमी है, वो पूर्णतः प्रशासनिक रूप से दक्ष नहीं है, तब भी समन्वय स्थापित करने में बाधा आती है। इस प्रकार आज हमने समन्वय सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।